नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम बीए बीएड फोर्थ ईयर के लिए भौगोलिक चिंतन का इतिहास पढ़ रहे हैं, जिसका ये 82वां भाग है। भौगोलिक चिंतन के इतिहास में हम फ्रांसीसी भौगोलिक विचारधारा में जीन ब्रूंस के विचार पढ़ रहे हैं। जीन ब्रूंस की जो विचारधारा है वो हम पढ़ रहे हैं। इनका जीवन परिचय, इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में हमने पढ़ लिया था। जीन ब्रूंस का जो समय है वह 1869 से लेकर के 1930 का है। विचारधारा में हम मानव भूगोल के तथ्य पढ़ रहे थे। मानव भूगोल के तथ्य, जिनको भी इन्होंने दो भागों में विभाजित किया है। एक तो इनके द्वारा मानव भूगोल के तथ्य बताए गए हैं सभ्यता के विकास के आधार पर। विकास या सभ्यता के विकास के आधार पर इनके द्वारा जो तत्व बताए गए हैं, उनमें हमने दो तत्वों जैसे प्राथमिक आवश्यकता का भूगोल, जिसमें हमने पढ़ा प्राथमिक आवश्यकताओं यानी मानव भूगोल का जो सबसे पहला तथ्य है वह प्राथमिक आवश्यकताओं से संबंधित है। मानव सभ्यता के विकास के आधार पर प्राथमिक आवश्यकताओं के भूगोल में प्राथमिक आवश्यकताएं तीन प्राथमिक आवश्यकताओं का भूगोल, जिसमें भोजन, वस्त्र और आश्रय को सम्मिलित किया गया है। ये तो है प्राथमिक आवश्यकताएं या प्राथमिक आवश्यकताओं का भूगोल, इसको हम कहते हैं। इसके बाद दूसरा है भू शोषण का भूगोल, जिसमें जो भू शोषण का भूगोल है उसके अंतर्गत नंबर 2 भू शोषण का भूगोल, जिसमें पशुपालन, कृषि, खनन और उद्योग को सम्मिलित किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। इसके बाद में अगला आता है सामाजिक भूगोल। मानव सभ्यता के विकास में जो भौगोलिक तथ्य हैं उनमें नंबर 3 सामाजिक भूगोल। ये विचारधारा जीन ब्रूंस की विचारधारा के अनुसार मानव भूगोल के तथ्य हम पढ़ रहे हैं, जिसमें सभ्यता के विकास के आधार पर पहला है प्राथमिक आवश्यकता का भूगोल, दूसरा है भू शोषण का भूगोल और तीसरा है सामाजिक भूगोल। इसके अंदर मनुष्यों की अंतर्निर्भरता, मनुष्यों की अंतर्निर्भरता, मनुष्य किस प्रकार से एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, किस प्रकार की अंतर्निर्भरता उसमें पाई जाती है, इसको पढ़ा जाता है सामाजिक भूगोल के अंतर्गत। ये भी मानव भूगोल का एक पार्ट हम इसको कह सकते हैं, मनुष्यों की अंतर्निर्भरता। उसके बाद में आता है इसमें श्रम विभाजन, सहकारिता, श्रम विभाजन सहकारिता, किस प्रकार से सामाजिक विभाजन पाया जाता है, फ्री श्रम की प्रवृत्ति और सहकारिता यानी मिलजुल करके काम करने की प्रवृत्ति है वो किस प्रकार से समाज में विकसित होती है, उसके बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद में नागरिक व्यवस्था आदि को सम्मिलित इसमें किया जाता है। सहकारिता के बाद नागरिक व्यवस्था। तो ये चीज़ें
कौन से में आएंगी? सामाजिक भूगोल में। नागरिक व्यवस्था किस प्रकार की है? सहकारिता, विभाजन, श्रम, अंतर्निर्भरता मनुष्यों की, ये सारी चीज़ें सामाजिक भूगोल के। तो तीसरा तथ्य हो गया मानव भूगोल के अनुसार। तो ये एक प्रकार से स्टेप बाय स्टेप, यानी पहले सबसे पहले प्राथमिक आवश्यकताएं पूरी की जाती हैं, उसके बाद में विकास का कार्य, यानी जहाँ पर भूशोषण का भूगोल प्रारंभ होता है, सामाजिक भूगोल। उसके बाद में समाज का संगठन किस प्रकार का है, ये कह सकते हैं हम, सामाजिक संगठन के बारे में पढ़ा जाता है, किस प्रकार मनुष्य एक दूसरे से संबंधित हैं, परिश्रम से संबंधित कार्य आ जाएंगे। उसके बाद विभाजन किस प्रकार से है, सहकारिता, मिलजुल करके काम करने की प्रवृत्ति, और नागरिक व्यवस्था किस प्रकार की है, इसके बारे में पढ़ा जाता है। उसके बाद में राजनीतिक एवं ऐतिहासिक भूगोल आता है विकास के क्रम में। राजनीतिक या राजनीतिक एवं ऐतिहासिक भूगोल। राजनीतिक एवं ऐतिहासिक भूगोल। राजनीतिक एवं ऐतिहासिक भूगोल में हम, इसके अंतर्गत ब्रूंस ने क्या कहा है कि राजनीति में या प्रशासकीय तथ्यों और ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित जो तथ्य हैं उनको सम्मिलित किया जाता है। कौन से? राजनीतिक तथा प्रशासकीय तथ्य तथा इतिहास को सम्मिलित करते हैं। तो ये चौथा जो सभ्यता के विकास के आधार पर आता है, उसमें राजनीतिक या प्रशासकीय व्यवस्था को पढ़ा जाता है, साथ में किस प्रकार का ऐतिहासिक जो घटनाएं हैं, विशेषतः समाज की जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं, उनको इसमें पढ़ा जाता है, सम्मिलित किया जाता है। तो ये सभ्यता के विकास के आधार पर मानव भूगोल के 4 तथ्य हो गए। अब दूसरा इन्होंने बताए थे यथार्थवादी वर्गीकरण, इनके द्वारा मानव भूगोल के तथ्यों का किया गया था। पहला सभ्यता के विकास के आधार पर वर्गीकरण किया गया मानव भूगोल के तथ्यों का, और दूसरा यथार्थवादी वर्गीकरण। यथार्थवादी वर्गीकरण है तो ब्रूंस यथार्थवादी वर्गीकरण का जो उपयुक्त वर्गीकरण है वो थोड़ा सा, यानी ये जो सभ्यता का विकास वाला वर्गीकरण है इसकी तुलना में यथार्थवादी वर्गीकरण है वो भिन्न है, थोड़ा सा अलग है। अब इसमें जैसे इन्होंने अलग अलग तथ्यों में इसको विभाजित किया है और प्रत्येक वर्ग में आवश्यक तथ्यों को इसमें रखा गया है। जैसे सबसे पहला है मिट्टी के अनुत्पादक व्यवसाय संबंधी तथ्य। नंबर 1, मिट्टी के अनुत्पादक तथ्य। इसमें 2 चीजें सम्मिलित की गई हैं, एक गृह या निवास और नंबर 2 सड़कें या कह सकते हैं राजमार्ग। इन 2 चीज़ों को इसमें सम्मिलित किया गया है। तो जैसे ब्रूंस के अनुसार ग्रहों और सड़कों के अंतर्गत जो भूमि काम में आती है, तो इसमें 2 आवश्यक तथ्य आते हैं जो मिट्टी के अनुत्पादक व्यवसाय संबंधी तथ्य है या अनुत्पादक तथ्य जो हैं वो क्या है, एक में गृह या निवास और दूसरा राजमार्ग। जीन ब्रूस का क्या मानना है कि एक तो ग्रहों के अंदर या जिन क्षेत्रों पर निवास बसे हुए होते हैं या जिन जो क्षेत्रों पर धरातल पर राजमार्ग बनते हैं वो किसी प्रकार के उत्पादक कार्य हैं उनसे नहीं होते, यानी उसको इन्होंने एक प्रकार से उनका आर्थिक उपादान नहीं होता, उससे कोई आर्थिक उत्पादन नहीं हो रहा है, ऐसा इनका मानना है। अतः इसे अनुत्पादक की संज्ञा इनके द्वारा दी गई है। यानी इन दोनों से किसी प्रकार का, यानी ये जो भूमि इनके अंतर्गत आ गई, यानी गृह या निवास के अंतर्गत जो भूमि आ गई या राजमार्गों के अंतर्गत जो भूमि आ गई, उनसे किसी प्रकार का
आर्थिक उत्पादन नहीं होता, यानी ये एक प्रकार से अनुत्पादक भूमि होती है। तो यथार्थवादी वर्गीकरण में इन्होंने 6 तथ्य से बताए हैं जिनको 3 अलग अलग वर्गों में बांटा है। तो पहला जो वर्ग है वो है मिट्टी के अनुत्पादक व्यवसाय संबंधी तथ्य या मिट्टी के अनुत्पादक तथ्य, जिसमें 2 आगे गृह निवास एवं राजमार्ग को सम्मिलित किया जाता है। ब्रूस का मानना है कि गृह क्षेत्रों के या निवास क्षेत्रों के अंतर्गत या राजमार्गों के अंतर्गत या सड़कों के अंतर्गत जो भूमि आ जाती है वह आर्थिक रूप से क्या होती है, अनुत्पादक होती है, क्योंकि वह किसी प्रकार का उत्पादन नहीं कर रही है। तो पहला वर्ग तो हो गया मिट्टी के अनुत्पादक व्यवसाय संबंधी तथ्य। दूसरा है पौधों और पशुओं पर विजय संबंधी तथ्य। यथार्थवादी वर्गीकरण में दूसरा पौधों तथा पशुओं पर विजय संबंधी तथ्य। पौधों तथा पशुओं पर विजय संबंधी तथ्य, ये दूसरा मुख्य तथ्य है, पौधों तथा पशुओं पर विजय संबंधी तथ्य। अब इसमें क्या है, 2 तत्व आते हैं, कृषि और पशुपालन। पौधों और पशुओं पर विजय संबंधी तथ्य मतलब दोनों को अपने नियंत्रण में रखना, जैसे कृषि आवश्यकता अनुसार उत्पादन, दूसरा पशुपालन उपयोगी पशुओं को पालना। ये दोनों इसमें 2 तथ्य हैं वो सम्मिलित हो गए। यानी प्रत्येक वर्ग में जैसे मैंने आपको बताया 2-2 तथ्य हैं। जैसे पहला है जो मिट्टी के अनुत्पादक व्यवसाय संबंधी तथ्य, उसमें 2 हैं, गृह निवास एवं इसके अलावा जो सड़क मार्ग या राजमार्ग वाला है। उसके बाद में अगर हम बात करें तीसरे की, दूसरे प्रकार की या दूसरे वर्ग की बात करें, पौधों तथा पशुओं पर विजय संबंधी तथ्य, इसमें कृषि एवं पशुपालन को सम्मिलित किया जाता है। पौधों पर विजय अर्थात आवश्यकता अनुसार फसलों उत्पादन। ब्रूस ने कृषि और पशुपालन को प्राकृतिक वनस्पतियों और जंगली पशुओं पर मनुष्य की विजय का प्रतीक इनके द्वारा माना गया है। यानी जैसे मनुष्य को पता नहीं था किसी भी प्राकृतिक वनस्पति के बारे में या फसल के बारे में कि वो उसके लिए उपयोगी है या किस प्रकार की है, उसने क्या किया, उस पर विजय प्राप्त की और अपनी उपयोगी जो पेड़ पौधे हैं, वनस्पति है, उसको फसलों के रूप में बोना प्रारंभ किया। तो ये किस पर विजय होगी, प्राकृतिक वनस्पति पर या पौधों पर। उसके बाद में जो उपयोगी जंगली पशु थे उनको पालना प्रारंभ किया, तो उससे आवश्यकता अनुसार पशुपालन है वो प्रारंभ किया, तो उससे क्या होगी, पशुओं पर विजय इसके जीन ब्रूस के द्वारा यह माना गया है। अब तीसरा जो वर्ग है वह है विनाशकारी अर्थव्यवस्था से संबंधित व्यवसाय से संबंधित तथ्य हम कह सकते हैं। नंबर 3 है विनाशकारी अर्थव्यवस्था संबंधी तथ्य। विनाशकारी अर्थव्यवस्था संबंधी तथ्य। विनाशकारी अर्थव्यवस्था संबंधी जो तथ्य हैं उनमें विशेषतः ये कह सकते हैं हम कि खनिज संपत्ति का शोषण है, पशु पालन तथा पौधों का विनाश है, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। विनाशकारी अर्थव्यवस्था संबंधी तथ्य में 2 चीज़ें सम्मिलित की जाएंगी, एक तो खनिज संपदा का शोषण, नंबर 1 इसमें खनिज संपत्ति का शोषण। इसके अलावा नंबर 2 में पशुपालन या पौधों तथा पशुओं का विनाश जो किया जाता है उसको हम सम्मिलित कर सकते हैं। नंबर 2 पौधों तथा पशुओं का विनाश, ये इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। अब सबसे पहले जैसे खनिज, तो प्रकृति के द्वारा जो निर्मित खनिज भंडार हैं उनका मनुष्य के द्वारा अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए अंधाधुंध शोषण किया जाता है, जिसके कारण क्या कहा गया है, ये विनाशकारी अर्थव्यवस्था इसको माना गया है या खनिज संपत्ति का शोषण इसको माना गया है। इसके बाद में दूसरी बात, मनुष्य अपने लाभ के लिए
पशुओं की हत्या करता है, पेड़ पौधों को काटता है, वो भी कौन सी अर्थव्यवस्था में आ गया? विनाशकारी अर्थव्यवस्था में आ गया। तो जीन ब्रुन्स का मानना है कि मनुष्य प्रकृति द्वारा निर्मित खनिज भंडारों तथा पौधों एवं पशुओं को अपने स्वार्थ के लिए अंधाधुंध उनका शोषण करता है, और इसकी ये जो इतना शोषण इसके द्वारा किया जाता है उसकी क्षतिपूर्ति है वो निकट भविष्य में संभव नहीं होती है, क्योंकि खनिज एवं पेड़ पौधों का या जो खनिज संपदा का विकास है वो एक लंबी काल का परिणाम होता है। तो इससे ये इस प्रकार की जो अर्थव्यवस्था है उसको विनाशकारी अर्थव्यवस्था का नाम दिया गया है। ब्रुन्स ने जो विनाशकारी आर्थिक क्रियाएं हैं उनको एक प्रकार से इकोनॉमिक प्लंडर या आर्थिक लूट की संज्ञा इनके द्वारा दी गई है। इसे जीन ब्रुन्स ने क्या कहा है? आर्थिक लूट की संज्ञा है वो जीन ब्रुन्स के द्वारा दी गई है। इसके अलावा इन्होंने इसे इस प्रकार की जो अर्थव्यवस्था को रोबर इकोनॉमी या लुटेरी अर्थव्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। यानी मनुष्य के द्वारा विनाशकारी अर्थव्यवस्था संबंधित जो यथार्थवादी वर्गीकरण में तीसरा वर्ग है विनाशकारी अर्थव्यवस्था संबंधी तथ्य। एक तो खनिज संपदा का शोषण, मनुष्य के द्वारा बड़े पैमाने पर खनिज संपदा का शोषण किया जाता है अपने निज स्वार्थ की पूर्ति के लिए, अपनी भौतिक सुख सुविधाओं के विकास के लिए खनिजों का उपयोग किया जाता है, तो खनिज संपत्ति का शोषण। दूसरा, पौधों को गृह निवास स्थान बनाने के लिए या नगरीकरण के लिए या कह सकते हैं कृषि के लिए पौधों को, जंगलों को साफ किया गया, पेड़ पौधों को काटा गया, जंगली पशुओं को मारा गया, ये अपने स्वार्थ के लिए मनुष्य के द्वारा किया जा रहा है, तो इसलिए इसको आर्थिक लूट की संज्ञा दी है। जीन ब्रुन्स ने इसे क्या कहा है? आर्थिक लूट की संज्ञा जीन ब्रुन्स के द्वारा इसे दी गई है। इसके अलावा इसको कहा गया है लुटेरी अर्थव्यवस्था। इसे लुटेरी अर्थव्यवस्था की संज्ञा भी दी गई है। तो ये था मनुष्य का जीन ब्रुन्स के अनुसार मानव भूगोल के तथ्य। दो आधारों पर वर्गीकरण किया, एक तो मानव सभ्यता के विकास के आधार पर, जिसमें इन्होंने 4 प्रकार बताए सभ्यता के विकास के आधार पर, जैसे प्राथमिक आवश्यकताओं का भूगोल, भूशोषण का भूगोल, सामाजिक भूगोल, उसके बाद में राजनीतिक एवं ऐतिहासिक भूगोल। फिर दूसरा वर्गीकरण है इनका यथार्थवादी वर्गीकरण, भूगोल के मानव भूगोल के तथ्यों का दूसरा वर्गीकरण है यथार्थवादी वर्गीकरण, जिसके अंतर्गत इन्होंने सम्मिलित किया है। एक तो इसको 3 वर्गों में रखा है, प्रत्येक वर्ग में 2-2 तथ्यों को सम्मिलित किया, यानी कुल तथ्य कितने हुए? 6 तथ्य इनमें सम्मिलित किए गए हैं। जैसे पहला, मिट्टी के अनुत्पादक व्यवसाय संबंधी तथ्य हैं, यानी मिट्टी में एक प्रकार से कहते आर्थिक उपयोग नहीं हो पाता है, जिसमें एक पहला आ जाएगा घर या निवास, दूसरा आ जाएगा सड़कें या राजमार्ग। फिर दूसरा जो वर्ग है उसमें रखा गया है पौधों और पशुओं पर विजय, जिसका अर्थ है कृषि एवं पशुपालन, यानी कृषि के माध्यम से पौधों पर विजय प्राप्त की, अपनी आवश्यकता अनुसार इन्होंने मनुष्य ने पौधे उगाए। उसके बाद में जो दूसरा है वो है पशुपालन, अपनी आवश्यकता अनुसार अपने लिए उपयोगी पशुओं का पालन है वो मनुष्य के द्वारा किया जाता है। इसके बाद में तीसरा जो प्रकार आता है वह विनाशकारी अर्थव्यवस्था संबंधी तथ्य है। एक तो खनिज संपदा का, अपने स्वार्थ के लिए खनिज संपदा, पेड़ पौधों आदि का उपयोग, यानी एक तो खनिज संपदा का उपयोग करना, दूसरा पौधों को अपने उपयोग के अनुसार उगाना और उनका विनाश करना। इसके अलावा पशुपालन को भी इसमें सम्मिलित किया जाता है। तो ये 2 इसके तथ्य हो गए, जिसको विनाशकारी जो अर्थव्यवस्था संबंधी तथ्य हैं उनको जीन ब्रुन्स ने आर्थिक लूट, लुटेरी अर्थव्यवस्था की संज्ञा भी जीन ब्रुन्स के द्वारा इसको दी गई है। तो ये इनका मानव भूगोल के तथ्यों का वर्गीकरण हो गया। वो पहली विचारधारा का पहला जो अंग है वो मानव भूगोल के तथ्य हैं। उसके बाद में आगे इनके द्वारा इनकी विचारधारा में, जैसे हमने पहले भी पढ़ा, संभववादी विचारधारा का समर्थन। एक बार सबसे पहले हमने जब विचारधारा पढ़नी प्रारंभ की थी जीन ब्रुन्स की, उस समय भी आपको बताया था संभववादी विचारधारा के बारे में। तो इनके द्वारा संभववाद को समर्थन किया गया है। ब्रुन्स संभववाद के प्रमुख समर्थकों में से एक थे। इनके भौगोलिक अध्ययनों में मानवीय प्रयत्नों, क्रियाकलापों पर अधिक बल दिया गया है। तो पहला तो इनका विचारधारा में हो गया मानव भूगोल के तथ्य, दूसरा संभववादी विचारधारा का समर्थन।
तो संभववादी विचारधारा का समर्थन इनके द्वारा किया गया है। प्रबल समर्थक थे मनुष्य, ब्रूंस है वो मनुष्य के कार्यों को ही प्रमुख मानते थे और प्रकृति को इनके द्वारा क्या माना गया है, गौण माना गया है। मनुष्य के कार्यों को प्रमुख तथा प्रकृति को गौण माना गया है। जीन ब्रूंस के अनुसार ये संभववादी विचारधारा के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। मनुष्य पर ज़्यादा, मनुष्य को महत्वपूर्ण मानती है, प्रकृति को एक उद्देशिका मात्र मानती है। इसके बाद में इनके विचार हैं कि मनुष्य एक क्रियाशील प्राणी है और उसमें वह शक्ति है कि वो प्राकृतिक पर्यावरण को परिवर्तित करते हुए निरंतर क्रियाशील रहता है। जीन ब्रूंस का क्या मानना है, मनुष्य एक निष्क्रिय प्राणी नहीं है बल्कि वह एक क्रियाशील प्राणी है और उसके द्वारा प्राकृतिक पर्यावरण में निरंतर परिवर्तन करते हुए क्रियाशील वह बना रहता है। तो दूसरा इनका प्रमुख ये हो गया संभववादी विचारधारा का समर्थन। तीसरा है पार्थिव एकता का सिद्धांत, पहले भी मैंने आपको बता दिया इसके बारे में। नंबर 3 पार्थिव एकता का सिद्धांत। पार्थिव एकता यानी पृथ्वी के सभी तत्व हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ब्लास की भांति ब्रूंस ने भी पार्थिव एकता के सिद्धांत को मानव भूगोल का प्रमुख आधार माना है। इनका मानना है कि विभिन्न शक्तियां एक दूसरे से केवल निश्चित दिशाओं में ही कार्य नहीं करती बल्कि क्या है, ये आपस में पारस्परिक क्रिया का प्रयास करती हैं, यानी आपस में ये जुड़ी हुई हैं। तो विभिन्न जो शक्तियां हैं वो अंतर संबंधों के कारण एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी के जितने तत्व हैं, यानी पार्थिव एकता को मानव भूगोल का आधार माना इन्होंने भी ब्लास के समान। और जो पार्थिव तत्व हैं वो एक दूसरे से अंतर्निर्भर हैं एक दूसरे पर और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चौथी इनकी जो विचारधारा है वह है क्रियाशीलता या परिवर्तन का सिद्धांत, प्रिंसिपल एक्टिविटी और चेंज। क्रियाशीलता या परिवर्तन का सिद्धांत या परिवर्तन का सिद्धांत। तो क्रियाशील या परिवर्तन का सिद्धांत क्या कहता है, इस सिद्धांत के अनुसार पर्यावरण के सभी तत्व, चाहे वो कैसे हों, जड़ हो या चेतन, पर्यावरण के सभी तत्व वो कैसे हो सकते हैं, जड़ या चेतन, अर्थात सजीव भी हो सकते हैं या निर्जीव या सजीव, जड़ या चेतन। सभी तत्व क्या हैं, परिवर्तनशील हैं, प्राकृतिक हो चाहे सांस्कृतिक हो, सभी परिवर्तनशील है और उनमें परिवर्तनकारी शक्तियां हैं वो निरंतर है वो क्रियाशील रहती हैं। तो ब्रूंस ने क्रियाशीलता का सिद्धांत प्रस्तुत किया। इनके अनुसार जीन ब्रूंस का मानना है कि हमसे संबंधित प्रत्येक चीज परिवर्तित हो रही है और प्रत्येक चीज या तो बढ़ रही है या घट रही है। वास्तव में कोई भी चीज़ है वो स्थिर नहीं होती। जीन ब्रूंस के अनुसार क्या है, हमसे जितनी भी चीज़ें संबंधित हैं, चाहे वो सजीव हों, चाहे निर्जीव हों, जड़ हों, चेतन हों, प्राकृतिक हों, सांस्कृतिक हों, कैसी भी हों, वो क्या है, स्थायी नहीं है, परिवर्तनशील हैं और वो या तो घट रही हैं या फिर बढ़ रही हैं, यानी उनमें परिवर्तन हो रहा है। कोई भी वस्तु है वो स्थिर या परिवर्तन रहित नहीं है। इस प्रकार के परिवर्तन को प्रकृति के निश्चित नियम इनके द्वारा माना गया है। भौगोलिक तथ्यों के विश्लेषण में अथवा ऐतिहासिक विकास की जो प्रक्रिया है उसको समझने में इनके द्वारा परिवर्तनशीलता के आधार पर प्रयास किए गए हैं। यानी पर्यावरण के सभी तत्व, हमसे जितनी भी चीज़ें संबंधित होती हैं, चाहे वो जड़ हों अथवा चेतन हों, यानी सजीव हों, निर्जीव हों या सजीव हों, प्राकृतिक हों अथवा सांस्कृतिक हों, सभी तत्व हैं वो परिवर्तनशील रहते हैं, यानी कोई भी तत्व स्थायी या परिवर्तन रहित नहीं है। तो ये थे जीन ब्रूंस के विचार। धन्यवाद।